हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के भूगोल पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की, जिसमें हम अध्याय 6 जो कि कक्षा 12वीं के टर्म 2 का भाग है, और इसमें हम चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण और कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। हम जानेंगे कि कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग क्या होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग कौन से होते हैं और बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा हम करेंगे, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योगों की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। और हम जानेंगे कि मूलभूत लौह इस्पात उद्योग कौन से हैं और उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं। इसमें हम जानेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग में क्या अंतर है। स्वामित्व, धात्विक और अधात्विक उद्योगों के बारे में हम जानेंगे, और इस तरह से हम अपने इस संपूर्ण अध्याय को समाप्त करेंगे। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थांक हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। यह संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। तो द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तन होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों में और औजारों बनाने में किया जाता है। तो खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यह बात सत्य है। तो इसका इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। तो आइए हम जानते हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं आंतरिक यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने संसाधनों द्वारा किया जाता है। तो तृतीयक विश्व के अधिकांश देशों में, तृतीयक देश जो अविकसित देश या विकासशील देश हैं उनमें क्या है, ज़्यादातर देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है और इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं। तो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विविधियां। तो शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अंततः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि
अगर किसी भी वस्तु का एक ऑर्डर देकर उसका निर्माण करवाया जाता है तो उस पर लगने वाली लागत अधिक होती है। और एक एक ही वस्तु का बड़े पैमाने पर निर्माण अगर किया जाए और एक व्यक्ति एक ही जब काम करता है तो उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है और उसमें लगने वाली लागत है उसमें भी कमी आती है। तो आइए हम जानते हैं कि उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग में क्या अंतर है। हम उद्योग निर्माण और विनिर्माण उद्योग में हमेशा जो है एक दूसरे के साथ मेल कर लेते हैं, लेकिन यह इसमें अंतर पाया जाता है। वह अंतर क्या है तो आइए हम जानते हैं। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है और इसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड्स का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाले निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं का जो विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अंतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि यंत्रीकरण क्या होता है। यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनः निर्वेशन एवं संवृत पास कंप्यूटर प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है पूरे विश्व में नज़र आने लगी हैं। यानी हम आज के ज़माने में जो कंप्यूटराइज और ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल कंप्यूटर डिज़ाइंस और आर्टिफिशियल जो कंप्यूटराइज मशीनें होती हैं उनका जो चलन है उसको ही यंत्रीकरण कहा जाता है। तो प्रौद्योगिकीय नवाचार क्या है? तो प्रौद्योगिकीय नवाचार शोध एवं विकास समान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने और अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो अब हम जानते हैं कि संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण क्या होता है। तो आधुनिक निर्माण की विशेषताएं क्या हैं? तो एक जटिल प्रौद्योगिकी की यंत्र होना चाहिए और अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना और अधिक पूंजी होनी चाहिए और बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग का होना आवश्यक है। तो अब हम जानेंगे कि अनियमित भौगोलिक वितरण कैसे है। तो आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित हैं, यानी विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं और कुल क्षेत्र को आरक्षित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फार्म्स होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं और जिनमें
50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है, परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों बृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि बड़े पैमानों पर जो है लगाए जाने वाले उद्योगों और विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों किया जाता है। यानी हम जब भी बड़े पैमाने पे के उद्योग लगाए जाते हैं तो किन विधियों और किन परिस्थितियों का चुनाव करना आवश्यक है। तो उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। हर एक उद्योग और हर एक व्यापार का यही उद्देश्य होता है कि लागत कम और बचत और मुनाफा अधिक हो। तो इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह निम्न हैं, उनको हम एक एक करके जानेंगे। तो बाजार तक अभिगम्यता यानी बाजार तक पहुंच जो है उसमें सहजता हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति है। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के बृहत वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे कि वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। आइए अब हम जानें कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, यानी कि जिस उद्योग को लगाया जा रहा है उस उद्योग के लगाए जाने के स्थान से जो कच्चा माल उपयोग किया जाएगा उस उद्योग में, उस कच्चे माल की प्राप्ति स्थल, प्राप्ति का स्थान कितनी दूर है, इस बात का ध्यान रखना भी महत्व रखता है उद्योग के निर्माण में। तो आइए हम जानें कि उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए और भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों जैसे कि अयस्कों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित हैं, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एवं अनिवार्य कारक हैं। तो कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, यानी जिस उद्योग का निर्माण किया जा रहा है उस उद्योग में काम करने वाला जो मजदूर है, जो श्रम शक्ति है, उसकी पहुंच उस उद्योग तक है या नहीं। उस उद्योग में जो श्रम उपलब्ध होगा वह कितनी कठिनाई से या कितनी सरलता से जो श्रम की आपूर्ति है की जाएगी, इस बात का भी महत्व होता है। तो उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने श्रमिकों के उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है, फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो अब हम जानेंगे कि शक्ति के संसाधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के संसाधन यानी कि उद्योग लगाया गया है, उस उद्योग को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, चाहे वह बिजली, कोयला या अन्य ऊर्जा के स्रोत हुए, उनकी जो पहुंच है उस उद्योग तक, उसमें कितनी कठिनाई और कितनी सहजता है, यह बात भी निर्धारित करती है उद्योगों को प्रभावित करने में।
तो वे उद्योग जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। आइए अब हम जानें परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, यानी कि उस उद्योग में तैयार माल या कच्चे माल को ले आने और ले जाने के लिए जो परिवहन, जो सड़क की व्यवस्था और सड़क का जाल और कम्युनिकेशन यानी संचार की जो व्यवस्था है वह कितनी अच्छी है, यह बात भी निर्धारित करती है उद्योगों को प्रभावित करने में। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत यानी तैयार सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है और पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अपृथकरणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता में सुधार और समाकलित आर्थिक विकास जो है और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को और बढ़ा देता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब हम जानेंगे कि सरकारी नीतियाँ, तो किसी भी उद्योग को लगाए जाने के लिए उस क्षेत्र की सरकारी नीतियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि उस क्षेत्र में सरकार और प्रशासनीय जो व्यवस्था है उस उद्योग को बढ़ावा देने की है या नहीं, यह बात भी उस उद्योग को लगाए जाने के कारक हैं। तो संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। अब हम जानेंगे कि समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध। तो प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। यह लाभ समूह अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत होता जाता है और विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। तो उपरोक्त सभी कारक सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। और हमारा जो आखिरी जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है कि एक उद्योग का अन्य उद्योगों के साथ जुड़ाव, यानी कि एक प्रधान उद्योग अन्य मध्य उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा देता है उस बात की भी निर्भरता होती है। अब कोई भी उद्योग संपूर्ण सामग्री का निर्माण नहीं कर सकता है या हर प्रकार की सामग्री का निर्माण नहीं कर सकता है। यदि एक उदाहरण लें कि चीनी उद्योग है, जो है चीनी उद्योग एक कृषि क्षेत्र और परिवहन का अच्छी व्यवस्था के साथ कच्चे माल की प्राप्ति के स्थल पर लगा हुआ है, लेकिन उस चीनी उद्योग में वह उद्योग केवल चीनी का निर्माण कर सकता है, लेकिन उस चीनी के बनाने की प्रक्रिया में जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है उन मशीनों को वह उद्योग स्वयं तो नहीं बनाएगा, उन मशीनों को भी अन्य उद्योगों में निर्माण करके तभी उन चीनी उद्योग को स्थापित करने में मदद मिल सकी है। तो एक उद्योग दूसरे उद्योग के साथ किस तरह से संबंधित और किस तरह से जुड़ाव रखता है यह बात भी निर्धारित करती है। तो हमने जान लिया कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आइए हम जानते हैं स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं और कौन से होते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन
कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। अब एक प्रकार का उद्योग यह है स्वच्छंद उद्योग, यानी कि अलग अलग पुर्जों को जोड़ने वाला उद्योग। अब इस प्रकार का उद्योग, अब हम एक उदाहरणतः एक लेते हैं कार का निर्माण करने वाला उद्योग। कार का निर्माण, अब जिस उद्योग में कार का निर्माण हो रहा है उसमें एक जो कार है हजारों पार्ट्स, हजारों अलग अलग पुर्जों से जुड़कर बनती है। अब वह हजार पार्ट्स वह कार निर्माण कंपनी अकेले नहीं बनाएगी, बल्कि वह कंपनी अलग अलग उन पुर्जों को अलग अलग उद्योगों से खरीद कर, अलग अलग उपभोक्ता बाजारों से खरीद कर उस कंपनी उस एक कारखाने में उनको असेंबल और उनको जोड़ने का काम करेगी, ना कि उनका निर्माण करेगी। तो ऐसे उद्योगों को हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। जैसे कि एक गाड़ी का निर्माण करने के लिए टायर कहीं और से खरीदें, उसमें लगने वाली ट्यूब कहीं और से खरीदी, उसमें लगने वाली जो बॉडी है उसका स्टील है वो कहीं और से लिया, उसमें जो पेंट का काम होना है वो पेंट कहीं और से आया है, उसमें जो इंजन है वह कहीं और से बनकर आया है, और उसमें जो लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी का काम है वह कहीं और, उसमें जो लाइटों की व्यवस्था है वह कहीं और से आई है। तो इस तरह से एक मोटा मोटा हमने एक एग्जाम्पल और उदाहरण के स्वरूप में समझ लिया कि एक कार किस तरह से अलग अलग पुर्जों से मिलकर बनती है। तो उन जो कार है वह उन पुर्जों, जो कार निर्माण कंपनी है वह उन पुर्जों को जोड़ने का काम करेगी, ना कि बनाने का। तो उस ऐसी कंपनी को हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं।